हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसको हम लैग्रांज लीनियर इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। लैग्रांज इक्वेशन जो होती है वो किस फॉर्म में होती है? पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। यहाँ पर जो कैपिटल पी, कैपिटल क्यू एंड कैपिटल आर है वो किसके फंक्शन है? एक्स, वाई एंड जेड के फंक्शन होंगे। और जो स्मॉल पी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इक्वेशन हमारी हमेशा इसी फॉर्म में लिख कर आए। इसकी जगह स्मॉल पी की जगह डेल जेड ओवर डेल एक्स हो सकता है, स्मॉल क्यू की जगह डेल जेड ओवर डेल वाई। इसको हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो डेल जेड ओवर डेल एक्स, इसकी डिग्री क्या है? 1, ठीक। और डेल जेड ओवर डेल एक्स मतलब केवल डेल जेड ओवर डेल एक्स ही रहेगा, इधर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर भी कितना हो गया? 1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की हो गई, इसलिए हम इसको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। तो इसकी जगह पी की जगह यहाँ पर डेल जेड ओवर डेल एक्स हो सकता है और क्यू की जगह डेल जेड ओवर डेल वाई भी आ सकता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं इसमें? 1, मतलब z इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और x और y क्या है इसमें? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उतने ही उसमें उसके सॉल्यूशन निकलते हैं, मतलब उतने ही इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकलेंगे। तो इसका जो वर्किंग रूल है वो क्या होता है? सबसे पहले हम जो लैग्रांज इक्वेशन है इसकी एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन आर। मतलब जब भी सम हमारा पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर फॉर्म में, जब भी ये लैग्रांज इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, सबसे पहले हमको इसके वर्किंग रूल में क्या करना है? हमेशा फिक्स रहेगा कि लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन हमको dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन आर के फॉर्म में लिखना है। फिर यहाँ पर कितने सॉल्यूशन है? z तो डिपेंडेंट हो गया और x और y क्या हो गए? इंडिपेंडेंट। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं उतने ही इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकलेंगे। तो यहाँ पर इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग, सेकेंड होता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो मेथड ऑफ ग्रुपिंग में क्या है कि जैसे dx अपॉन पी इक्वल टू dy अपॉन क्यू इक्वल टू dz अपॉन आर है। इसमें क्या है कि मेथड ऑफ ग्रुपिंग में हम फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं क्या हमारे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। अगर सेपरेट हो रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? फर्स्ट और सेकेंड से वेरिएबल सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अगर हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा। जब हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा फिर हम सेकेंड और थर्ड से देखते हैं क्या सेकंड और थर्ड से हमारे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। तो एक सॉल्यूशन हमारा वहां से आ जाएगा। अगर सेपरेट होंगे तो हम उसको सेपरेट करके इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक सॉल्यूशन हमारा सेकंड थर्ड से आ जाएगा। हो सकता है फर्स्ट सेकंड से सॉल्यूशन निकल रहा हो लेकिन सेकंड थर्ड से नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि फर्स्ट और थर्ड में देखेंगे कि क्या यहाँ से हमारा वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। अगर वेरिएबल सेपरेट हो रहा है तो उसमें वेरिएबल सेपरेट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है कि जैसे यहाँ पर एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, साथ में एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है। तो इसके जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो सॉल्यूशन हम किस फॉर्म में लिखते हैं कि जैसे हमने मान लिया यू है, यू किसका फंक्शन है? एक्स वाई जेड। मतलब फर्स्ट और सेकंड से मान लो हमने वेरिएबल सेपरेट किया, उसको इंटीग्रेट किया, तो हो सकता है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट ए आ रहा हो। तो एक्स प्लस वाई को हमने क्या मान लिया? ए मान लिया, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन हो गया। तो एक हमारा कॉन्स्टेंट ए आ गया, ए के इक्वल आ गई, दूसरा हमने बी के इक्वल हमने एक वैल्यू ली। तो यहाँ पर जो जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे वो हम किस फॉर्म में लिखेंगे? फंक्शन ऑफ ए बी। मतलब फर्स्ट सेकंड को जब सॉल्व किया है तो उसको ए के इक्वल मान लिया, सेकंड थर्ड को या फर्स्ट थर्ड को सॉल्व किया उसको हमने बी के इक्वल मान लिया। तो दो सॉल्यूशन आ गए, उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है? फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। यहाँ पर एफ क्या है? आर्बिट्रेरी फंक्शन है। तो ये तो हो गया मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ये इजीली हो जाता है। सेकेंड होता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो फर्स्ट था हमारा मेथड ऑफ ग्रुपिंग, सेकंड हो गया मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। मेथड ऑफ ग्रुपिंग में क्या था कि फर्स्ट सेकंड से हमने एक सेपरेट किया या सेकंड थर्ड से किया या फर्स्ट और थर्ड से किया। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में क्या होता है? हम एल, एम और एन, तीन मल्टीप्लायर्स इस टाइप से यूज करते हैं कि जो एल एम एन है ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं, मतलब 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2, 3, 4 मतलब कांस्टेंट हो सकते हैं। और एल एम एन हमारे वेरिएबल भी हो सकते हैं, मतलब एक्स वाई जेड भी हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी हो सकते हैं, एक्स माइनस वाई जेड भी, इस टाइप से भी हो सकता है। तो ये मल्टीप्लायर्स हमको किस टाइप से यूज करना है कि जिससे डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाए। मतलब हो सकता है कि हम फर्स्ट में एक्स का मल्टीप्लाई कर दें, सेकेंड में वाई का और थर्ड में जेड का। तो अगर एक्स वाई जेड का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी होगा, मतलब एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड अपॉन एल पी प्लस एन क्यू प्लस एन आर। इस टाइप से हमें सिलेक्ट करना है कि या तो हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए, अगर 0 नहीं हो रहा है तो कम से कम वो इस फॉर्म में आ जाए कि हम उसको इंटीग्रेट कर सकें।
तो मान लिया हमने इसको 0 हो रहा है, मतलब एल पे हमने यहाँ पर XYZ लिया या 111 इस टाइप से वैल्यू ली है कि हमारा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। 0 होने के बाद इसे हम किसी भी एक टर्म्स के इक्वल लिख देंगे, या तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड। जब तीनों में से किसी एक के इक्वल लिखेंगे तो यहाँ पर 0 क्रॉस मल्टीप्लाई में उस पूरे टर्म्स को क्या करेगा, 0 कर देगा। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू 0। तो ये 0 आ गया। फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। थर्ड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो सकता है इसमें कि ऐसे यहाँ पर एक हमारा मेथड ऑफ ग्रुपिंग से सॉल्व हो रहा है, लेकिन सेकंड थर्ड से वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं और फर्स्ट और थर्ड से भी नहीं हो रहे हैं। तो एक सॉल्यूशन हमारा मेथड ऑफ ग्रुपिंग से आ गया, दूसरा हमारा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हमारी मल्टीप्लाई इस टाइप से होती है कि 1 आ रहे हैं, एल की जगह हम 1 ले रहे हैं, एम में -1 ले रहे हैं और एन में 0 ले रहे हैं, तो इस टाइप से हम कई बार नहीं सोच पाते हैं, तो उसके लिए हम ये ट्रिक ले सकते हैं। तो ट्रिक पे क्या है कि जैसे हम फर्स्ट में सेकंड को ऐड करें, या तो हम इजीली देखें कि हमारे मल्टीप्लायर्स मोस्टली मल्टीप्लायर्स एक्स वाई जेड होते हैं, या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होते हैं, या 1 1 1 होते हैं। मोस्टली सम हमारे इससे हो जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इन मल्टीप्लायर से नहीं होते हैं तो उसमें मल्टीप्लायर कौन से यूज होते हैं कि हम एल की जगह 1 लें, एल की जगह -1 लें, जेड की एन की जगह 0 लें। तो यहाँ पर -1 लें, यहाँ पर 0 लें, यहाँ पर 1 लें, तो ये हम सोच नहीं पाते हैं इतना। तो उसके लिए हम एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट में सेकंड को ऐड कर दिया, सेकंड में थर्ड को ऐड कर दिया और फर्स्ट में थर्ड को ऐड कर दिया, तीनों को आपस इक्वल कर दिया। तो यहाँ से हो सकता है कि वेरिएबल सेपरेट हो जाए, मतलब फिर उसके बाद इसमें हमने मल्टीप्लायर्स लगा दिए, उसके बाद इसकी ग्रुपिंग से सॉल्व हो जाए। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम फर्स्ट में से सेकंड को माइनस, सेकंड में से थर्ड को माइनस करें और थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करें, तो वहां से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। या हो सकता है कि हम फर्स्ट में सेकंड को ऐड करें और फर्स्ट में सेकंड सब्ट्रैक्ट करें, उन्हें आपस में इक्वल कर दें। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट हो गया मेथड ऑफ ग्रुपिंग, वो इजीली हो जाता है। मेथड मल्टीप्लायर्स में हमको क्या करना है, ये 3 आप मल्टीप्लायर्स हैं, इससे पहले हम ये अप्लाई करके देखते हैं। इससे या तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, 0 नहीं होगा तो वो कम से कम इस फॉर्म में आ जाएगा कि हम इंटीग्रेट कर सकेंगे। अगर इससे भी हमारा सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम ये 3 मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये जो ट्रिक है इनसे हम सम को देख सकते हैं, इससे मोस्टली सम सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम इसको सम करते हैं। फर्स्ट सम है सॉल्व वाई स्क्वायर जेड पी प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यू इक्वल टू एक्स वाई क्यू। तो यहाँ पर देखो जो कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर है, किसके फंक्शन है, एक्स वाई जेड के फंक्शन है। इसमें वाई जेड या एक्स जेड और ये एक्स वाई। लेकिन ये जो दिया है स्मॉल पी और स्मॉल क्यू, इसका मतलब पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर फॉर्म में है। तो ये क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि ये लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का सम है, मतलब लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का सम है। तो हम इस टाइप से भी लिख कर आ सकते हैं कि वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी प्लस एक्स जेड क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा, यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये सब इस टाइप से भी आ सकता है कि वाई स्क्वायर जेड एज इट इज रहेगा और पी की जगह डेल जेड ओवर डेल एक्स। इसी तरह से प्लस एक्स स्क्वायर जेड और क्यू इक्वल टू हो जाएगा डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, डेल जेड ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई दिख रहा है। यहाँ पर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर नहीं है, या डेल जेड ओवर डेल एक्स का होल स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, लीनियर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री दिख रहा है और पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर फॉर्म में। तो ये कौन सा सम हो, लैग्रांज लीनियर इक्वेशन का, या हम कह सकते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले हमको क्या लिखना है कि जो हमारी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है। तो ये पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर फॉर्म में है। तो लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। यहाँ पर जो कैपिटल पी है वो क्या है, वाई स्क्वायर जेड है, वाई स्क्वायर जेड। कैपिटल क्यू है वो क्या है, कंपेयर जब हम करेंगे तो कैपिटल पी वाई स्क्वायर जेड, कैपिटल क्यू एक्स स्क्वायर जेड, ये कैपिटल आर ये क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका वर्किंग रूल क्या था कि जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट, इसकी हम लैग्रांज लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। तो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या होगी, क्या लिखेंगे, लैग्रांज
ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब सबसे पहले हमको देखना है कि ये किस फॉर्म में है। अगर ये लैग्रांज लीनियर इक्वेशन फॉर्म में है, सबसे पहले हमको क्या करना है, मतलब ये देखना है पीपी प्लस क्यूपी इक्वल टू आर फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में है तो सबसे पहले हमको लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन p इक्वल टू dy अपॉन q इक्वल टू dz अपॉन r। यहाँ पर dx अपॉन q कितना है, y स्क्वायर z, dy अपॉन q कितना है, x स्क्वायर z, एंड dz अपॉन r कितना है, x y स्क्वायर। सबसे पहले हमको क्या करना है, हम पहले मेथड ऑफ ग्रुपिंग देखते हैं, क्या ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग से हो रहा है। तो देखेंगे क्या फर्स्ट और सेकंड से वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ देखो, अगर फर्स्ट और सेकंड टर्म्स लेते हैं तो z से z कैंसिल हो जाएगा, dx अपॉन y से dy अपॉन x स्क्वायर, तो x के साथ सेपरेट हो जाएगा और y के साथ। हम क्या लिखेंगे, टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स। तो जब फर्स्ट टू टर्म्स लेंगे तो इसमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग लग रहा है, dx अपॉन y स्क्वायर z इक्वल टू dy अपॉन x स्क्वायर z, z से z कैंसिल हो गया। क्या लिखेंगे, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब हम यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करेंगे और उसे इंटीग्रेट करेंगे। ये हो जाएगा x स्क्वायर dx इक्वल टू y स्क्वायर dy। वेरिएबल सेपरेट किए और इंटीग्रेट किया। जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू अपॉन 3 इक्वल टू वाई क्यू अपॉन 3 इक्वल टू हम क्या ले सकते हैं, ए बाय 3। पता है कांस्टेंट है, हमने ए बाय 3 लिया प्लस ए बाय 3। तो यहाँ से क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई क्यू इक्वल टू ए। एक हमारा सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड से आ गया। इसी तरह से हम सेकंड देखेंगे, क्या हमारा सेकंड थर्ड से वेरिएबल सेपरेट हो रहा है। तो अगर हम सेकंड थर्ड देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि x हमारा एलिमिनेट नहीं होगा, ऊपर क्या है y और z, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे y और z के टर्म्स आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x आ रहा है, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, लेकिन x एलिमिनेट नहीं होगा। इसका मतलब सेकंड और थर्ड से मेथड ऑफ ग्रुपिंग नहीं लगेगा। क्या फर्स्ट और थर्ड से मेथड ऑफ ग्रुपिंग लगता है, तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में क्या x और z है, मतलब x और z होना चाहिए, तो x भी है z भी है। इधर y स्क्वायर है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x और z यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगी और वो इंटीग्रेट हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट किससे आया, फर्स्ट और सेकंड से आ गया। सेकंड सॉल्यूशन किससे आएगा, फर्स्ट और थर्ड से आएगा। क्योंकि इसमें कितने सॉल्यूशन हमें निकालने हैं, दो सॉल्यूशन निकालने हैं, क्योंकि एक हमारा z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, दो है, मतलब x और y, तो उतने ही इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकलेंगे। तो फर्स्ट आ गया फर्स्ट और सेकंड से, सेकंड ग्रुपिंग हम किसमें करेंगे, फर्स्ट और थर्ड से करेंगे, तो सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट और थर्ड से आ जाएगा। तो देखेंगे इसमें, देखिए फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड, एंड थर्ड टर्म है dz अपॉन एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम लिखेंगे, यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, मतलब एक्स डी एक्स इक्वल टू जेड डी जेड। वेरिएबल सेपरेट किए और उसको इंटीग्रेट बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल एंड इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट a लिया है, यहाँ पर हम सेकंड कांस्टेंट b मान लेते हैं, तो b अपॉन 2, b बाय 2 कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर वो अपॉन 2 आ रहा है, हमने b अपॉन 2 लिया। यहाँ पर अपॉन में 3 आ रहा था तो a अपॉन 3 लिया। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन है। जो हमारी गिवन इक्वेशन है, वहां से हम जनरल सॉल्यूशन उसका क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ये होगा फंक्शन ऑफ, जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं फंक्शन ऑफ ए बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर ए हमारा सॉल्यूशन, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, एंड बी की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। मतलब जो हम कांस्टेंट ए या बी जो भी लेते हैं उसको इक्वल टू में हम एक्स वाई जेड फंक्शन रखते हैं, जिससे यहाँ पर आप उस फॉर्म में आंसर लेते हैं। तो ये था मेथड ऑफ ग्रुपिंग। आगे के लेक्चर में हम सम करेंगे, जिसमें मेथड ऑफ ग्रुपिंग के साथ साथ मल्टीप्लायर्स भी होंगे, या जो केवल मल्टीप्लायर्स से आएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।